अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस पास्ट पेपर सीरीज़ का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये पेपर टू का क्वेश्चन नंबर 4 है 2019 के सीएसएस के पेपर का। इसमें हम लोग बात करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मिलिट्री इन तुर्किश पॉलिटिक्स। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं पेपर वन के तमाम क्वेश्चंस 2019 के पेपर का और पेपर टू के जो पार्ट टू का सेक्शन वन था, इसके दोनों क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखने हैं तो पास्ट पेपर सीरीज़ के बाकी लेक्चर सुन लें। आज हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ मिलिट्री इन तुर्किश पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के बाद 2020 में भी रिपीट हुआ था और इससे पहले कई पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। इसको टैकल करने के तरीके इंशाल्लाह आज आपको मैं बताऊंगा, तो आपने लेक्चर को गौर से सुनना है और एंड तक वीडियो देखनी है, ठीक है। दोस्तों, कई लोग जो हैं वो उन्हें सीरीज़ को देखने के लिए वीडियो से मुश्किलात पेश आती हैं। उसके लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप यूट्यूब पे लैपटॉप के ऊपर अपना यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, तो आपने जब हमारे चैनल का नाम लिखा, उसके बाद आपको जो स्क्रीन अपेयर होगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर होम में जितनी वीडियोज़ पड़ी हैं वहाँ पर आपने नहीं जाना, ठीक है। आपने प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करना है और जब आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज फुल प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इस प्ले लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो इसी सब्जेक्ट के रिलेटेड जितनी वीडियोस होंगी वो आपके सामने नज़र आ जाएंगी और आपने उसी सीरीज़ को चलाना है। आपने रैंडमली होम पर वीडियोस को सिलेक्ट नहीं करना। इसी तरह अगर आप मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब, तो आपने देखें जब आप चैनल ओपन करते हैं तो आपके सामने ये होम स्क्रीन अपेयर होती है। यहाँ पर आप रैंडमली वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट पर अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उस सीरीज़ की वीडियोज़ को प्ले करें। अच्छा, ये अभी हम बात करते हैं तुर्किश पॉलिटिक्स के रोल के ऊपर। इस पे जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि तुर्किश रोल जो है, मिलिट्री का रोल जो है तुर्किश पॉलिटिक्स में, इसकी इब्तिदा कैसे थी और उसके बाद अभी जो क्लैशेस चल रहे हैं तैयब अर्दोगान की गवर्नमेंट में, वो क्या है। इस पे करंट अफेयर, पाक अफेयर और पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। तो हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स तक आपको मैं ये बताऊँगा। अच्छा, इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि ऑटोमन एम्पायर क्या था, खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क्या रिफॉर्म्स थी और तुर्की को मॉडर्नाइज कैसे किया गया। इसके बाद जितनी भी मिलिट्री कूप्स जो हैं तुर्की के अंदर हुई हैं वो कैसे हुई हैं, सही है, और मॉडर्न सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑटोमन एम्पायर, उर्दू में इसको सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 600 साल रही, 1922 में अगर ये ख़त्म हुई थी, सही है। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को खिलाफत ख़त्म करके तुर्किश रिपब्लिक का नाम दिया और इस तरह साउथ ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो ममालिक थे वो मार्ज वजूद में आ गए, जहाँ पर आपको सऊदी अरब, मिडिल ईस्टर्न और कंट्रीज़ जो हैं, मिस्र, इसके अलावा लीबिया, यहाँ पर आपको जितने भी ममालिक मिलते हैं, ये सारे जब ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ तो ये तमाम के तमाम ममालिक जो थे ये हमारे वजूद में आ गए थे। आप डेट को देख सकते हैं 1922, ठीक है। आपने पाक अफेयर में पढ़ा होगा द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, जो जौहर बरदरान ने लीड की थी, ये बिल्कुल उसी के रिलेटेड है। और अगर आप टाइम स्पेन देखते हैं तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है, ठीक है। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल कौन था और इसके क्या क्या रिफॉर्म्स थी, वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए आप विकीपीडिया या इसके अलावा कोई भी जो मुस्तनद ज़राए हैं, उस सोर्सेज हैं, वहाँ से आप पढ़ लें कि ये कौन था, किस तरह आया था। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हम लोग मिलिट्री रूल के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताना आपको मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि रोल ऑफ मिलिट्री जो है तुर्किश पॉलिटिक्स में, इसमें मुस्तफ़ा कमाल का बहुत बड़ा हाथ था। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुस्तफ़ा कमाल ने ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के बाद तुर्की को मॉडर्नाइज़ कैसे किया। तो देखिए, उसके लिए तो बहुत सारे 6 पॉइंट्स हैं तकरीबन जो एजेंडा उसका था, लेकिन हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो सेकुलरिज्म के ऊपर करेंगे। उन्होंने जितना भी मज़ाहिब तुर्की के अंदर इस्लामिक जो मज़हब था, इस्लाम, उसको ख़त्म करके सेकुलरिज्म को राइज कर दिया था, ठीक है। और उसने कुछ रिफॉर्म्स की थी, जैसे कि एबोलिशन ऑफ रिलीजियस कोर्ट्स एंड स्कूल्स। जितने भी अदालतें थी या जितने भी स्कूल थे तुर्की के अंदर, उनको 1924 में ख़त्म करके सेकुलरिज्म को राइज कर दिया था, ठीक है। फैमिली लॉ जो था, तलाक के हुकूक, इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें थी, उसने सब के सब मॉडर्नाइज़ करके इंग्लिश लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया था और इस्लामिक लॉ को ख़त्म कर दिया था। इसके बाद तुर्की की जो राइटिंग थी या जो उसका रस्मुल ख़त था वो अरबी में था, तो मुस्तफ़ा कमाल ने उसको ख़त्म कर दिया और उसको इंग्लिश में चेंज कर दिया, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस्लामी कैलेंडर पहले राइज था, सल्तनत उस्मानिया जब तक कायम था तो मुसलमान हिजरी कैलेंडर को इस्तेमाल करते थे, लेकिन तुर्की की खिलाफत ख़त्म होने के बाद हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप जनवरी, फरवरी और इंग्लिश कैलेंडर की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे पहले मुस्लिम का जो कैलेंडर था हिजरी, वो यूज़ होता था।
इसके अलावा उसने ये भी किया था कि जुमे के दिन छुट्टी होती थी तो उसने उसको ख़त्म करके इतवार की छुट्टी को राइज कर दिया था। 1935 में उसने ये काम किया था। ठीक है, तुर्की के लोग जो है ख़ास किस्म का लिबास पहनते थे और रेड कलर की एक टोपी होती थी, आपने देखा होगा तस्वीरों में, वो भी उसने ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा औरतों का निकाब पहनना और हिजाब करने के ऊपर भी मुस्तफ़ा कमाल ने पाबंदी लगा दी थी। अब ये सब कुछ करने के बाद जो मुस्तफ़ा कमाल ने मिलिट्री बनाई उसको कहते हैं द कमालिस्ट आर्मी। ठीक है, द कमालिस्ट आर्मी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो उस ज़माने में तुर्किश की मिलिट्री थी, मुस्तफ़ा कमाल ने उसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया कि वो मिलिट्री ये काम करे जो उसने अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी उसको राइज करने में हुकूमत की मदद करे। ठीक है, तो जो तुर्किश मिलिट्री थी वो हमेशा ये समझते थे कि सिक्योरिटी को मेंटेन करना और जो निज़ाम जो कॉन्स्टिट्यूशन मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की में बनाया है उसको डिफेंड किया जाए। ठीक है, तो ये रोल था जब तुर्की को सेकुलरिज्म के अंदर डाला गया। तुर्की के इंडिपेंडेंस के बाद तुर्किश मिलिट्री का ये रोल था। आप ये पैराग्राफ पढ़ें, देखें, द तुर्किश मिलिट्री सी देमसेल्व्स एज legally mandated to maintain security. It is their duty to protect the legal system for any internal and external danger, and they claim to safeguard the constitution, promote the unity and even existence of the nation, as well as to serve the national interest, whether in political, social, cultural और economic terms। जितनी भी मुआशी थी, मुआशरती, सियासी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो थी, ये तुर्किश मिलिट्री ये समझती थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मुस्तफ़ा कमाल ने बनाया था उसको डिफेंड करना ये हमारा काम है। ठीक है, आपके सामने एक 2007 की एक रीसेंट एग्जांपल है, मतलब 10-12 साल पहले अब्दुल्ला गुल, आपने सुना होगा, एक मूवमेंट चली थी। ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट था। ठीक है, इसने इलेक्शन जीत लिया था 2007 में, लेकिन इसको मिलिट्री ने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया और लोगों ने इसको प्रेसिडेंट बनने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसकी जो वाइफ थी, जो इसकी बीवी थी, वो हिजाब पहनती थी। तो इस बात को तुर्की के लोगों ने और मिलिट्री ने इतना उठाया कि इस शख्स को सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार होना पड़ा। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि मिलिट्री का कितना ज़्यादा रोल था पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा जी, अब तुर्की के अंदर कई बार इस तरह हुआ कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और बिल्कुल उस तरह के हालात जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल यही चीज़ जो है तुर्की में भी है। आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि मिलिट्री का रोल तुर्की में और मिलिट्री का रोल पाकिस्तान में, दोनों को रिलेट करके एनालिसिस करें तो भी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखें, आप याद रखें कि 3 ऐसे दौर आए थे जहाँ पर मिलिट्री ने हुकूमत का तख्ता तुर्की में उलट दिया था। एक 1960 में, दूसरा 1971 में और उसके बाद 1980 में। ठीक है, ये 3 डेटें आपने याद रखनी है। इसके अलावा 1997 में और इसके अलावा 2007 में जैसे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत छोटे छोटे वाक़यात थे, लेकिन जो 3 1960, 71 और 80 की दिहाई में जो तुर्की में मिलिट्री ने तख्ता उलट दिया था हुकूमत का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इसको आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा मर्डर हुए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हालात जो थे वो ख़राब हो गए थे। अब अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ था, तो आप ये डेट जो है वो याद रख लें, इसके बारे में पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, आपके पास सिर्फ 35 मिनट्स होते हैं क्वेश्चन को ख़त्म करने में, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें बल्कि एनालिसिस पर फोकस करें। ठीक है, जहाँ तक बात है मिलिट्री कूप्स की, तो इसके अलावा 90% जो पुलिस थी वो भी फ़ौज का साथ देती थी। कोई भी ऐसा काम जो तुर्की के सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ होता था तो मिलिट्री जो थी वो खड़ी हो जाती थी। सही है, अभी AKP एक पार्टी है जिसको हम लोग सुनते हैं आजकल, रजब तैयब उर्दोगान जो सदर हैं तुर्की के, इनकी पार्टी है। ठीक है, इसका नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। ठीक है, रजब तैयब उर्दोगान ने 14 अगस्त 2001 को इसकी बुनियाद रखी थी। ठीक है, आपने ये डेट याद रखनी है क्योंकि आपने तैयब उर्दोगान के राइज ऑफ AKP ज़रूर इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, क्योंकि यही वो दौर था जब मिलिट्री रोल को कम से कम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इसीलिए लोग जो थे वो तैयब उर्दोगान के ख़िलाफ़ भी हो गए थे। 14 अगस्त 2001 को अनकरा के शहर में तैयब उर्दोगान ने अपनी इस पार्टी की जो है वो बुनियाद रखी थी। सही है, तैयब उर्दोगान की पार्टी के राइज होने के बाद तुर्की जो हालात थे वो थोड़े से चेंज हो गए थे। सही है, अब जुलाई 2016 में एक और मिलिट्री को की गई। आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले 2016 में तुर्की के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे, जहाँ पर लोग जो थे वो रोडों के ऊपर आ गए थे, टैंकों के ऊपर आ गए थे। ठीक है, और मिलिट्री के ख़िलाफ़ उन्होंने जनाब, कुछ लोग जो थे वो मिलिट्री के साथ थे और जो कुछ लोग जो थे वो मिलिट्री के ख़िलाफ़ थे और तैयब उर्दोगान की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि 2016 के इलेक्शंस में रजब तैयब उर्दोगान जो थे वो जीत गए और उन्होंने फिर क्या किया कि तुर्की को सदारती निज़ाम के अंदर डाल दिया। और इस तरह क्या हुआ कि रजब तैयब उर्दोगान की हुकूमत में मिलिट्री के रोल को कम से कम कर दिया गया। आप थोड़ा बहुत 15 जुलाई 2016 का जो कूप था
तुर्की के अंदर, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आप पढ़ लें, ज़्यादा नहीं, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा बहुत, अगर आपको करंट अफेयर या अगर आप अखबार पढ़ते रहते हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत याद होगा। तकरीबन 115 मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे उनको जेल में भेज दिया गया था, अभी तक उसके केसेस जारी हैं। और तैयब अर्दोगान जो है वो कुछ लोगों के ऊपर जो मिलिट्री के साथ अभी भी जो 2016 के फसादात में शामिल थे, उनके ऊपर अभी भी केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि करंट सिचुएशन तुर्की की क्या है। मिलिट्री इज इनसाइड बैरक्स एंड ओनली परफॉर्म्स डिफेंस एक्शंस ऑन प्रेसिडेंट ऑर्डर्स, ठीक है। अब जो है तुर्की के अंदर मिलिट्री का रोल जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो गया है और मिलिट्री का काम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का है। और जब भी सदर के हुक्म के ऊपर जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है तो मिलिट्री को बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें, आपसे ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सेकुलरिज्म के तुर्की के अंदर जो सेकुलरिज्म थी उसका और इस्लामिक मूवमेंट का क्या क्या आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो तुर्की का जो मतलब है उनका जो सिस्टम अभी चल रहा है, तैयब अर्दोगान इस्लामिक वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आपके सामने आपने सुना होगा ऑटोमन एम्पायर के लिए ये जो अभी ड्रामा वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इर्तुगरुल गाजी वगैरह के ड्रामे जो चल रहे हैं, इससे यही सबक मिलता है, इससे यही चीज़ हमें नज़र आती है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जो रिफॉर्म्स है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ख़िलाफ़ तुर्की जा रहा है और तुर्की दोबारा जो है वो खिलाफत का समाज जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐड पॉइंट आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस सिनेरियो के ऊपर आता है। तो देखें, आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत समरी बताऊं, आपने सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर की बात करनी है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर के बाद जो है वो कैसे ख़ात्मा उसका हुआ, ख़ात्मे के बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने उसको ख़ात्मा किया और मिलिट्री को इसलिए यूज़ किया ताकि वो सेकुलरिज्म को राइज करने की कोशिश करे। फिर जो 3-4 आपको मैंने मिलिट्री के बताए जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया था तुर्की के ऊपर, उसकी आप बात करें। उसके बाद रजब तैयब अर्दोगान की जो अभी के करंट सिचुएशन है उसके ऊपर आप बात करें और ये कहें कि मिलिट्री का रोल पहले ये था और अभी ये है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। आपको शायद समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है और कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने सोशल सर्कल में जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, पास पेपर के मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए